हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कंसेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इमरजेंसी प्रोविजंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्या है ये इमरजेंसी प्रोविजंस और कहाँ पाई जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस, और क्या है इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स। हम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे इस इमरजेंसी प्रोविजंस के, और इसके अंदर कौन से आर्टिकल्स आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हम सब को डिस्कस करेंगे। और आपकी यूपीएससी और मेंस, यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं इस इमरजेंसी प्रोविजंस पर, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माय फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले प्रीलिम्स अकेडमी ने प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 स्पेशल क्लास फेस्टिवल आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें आपको 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगे, जो आज से ही शुरू हो चुका है माय फ्रेंड्स 5 सितंबर 2020, जिसमें आपको 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। और अनअकैडमी ने यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज का ऐलान किया है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये पेपर 1 जीएस पर रहेंगी, और आप अगर इसमें अच्छे रैंक्स लाते हो, मीन्स टॉप 3 रैंक्स को यहाँ पर 6 मंथ्स का पेड सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अनअकैडमी का, और टॉप 25 रैंक्स को यहाँ पर मिल जाएगा 3 मंथ्स का पेड सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। और एज ए रिवीजन आपकी हो जाएंगे। अगर आप प्रीलिम्स देना चाहते हैं 2020 की, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये मॉक टेस्ट, जिसमें आपको रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स लाते हो, अच्छे रैंक्स लाते हो, तो यू हैव बीन अ चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स, टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स एंड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप वो आपको मिलेंगी टॉप 3 और टॉप 25 रैंक्स में अगर आप आते हो। तो ये मॉक टेस्ट आपको कहाँ पर अवेलेबल होंगी, किस दिन को अवेलेबल होंगी? 30 अगस्त, 6 सितंबर, जो कि कल 6 सितंबर, 13 सितंबर, 20 सितंबर एंड 27 सितंबर को ये मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होंगी। तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए इस मॉक टेस्ट को, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और ये बिल्कुल फ्री में है ये मॉक टेस्ट। तो जल्द से जल्द इसका फ़ायदा उठाइए माय फ्रेंड्स। और आपको पता है कि 30 दिन से कम दिन रह गए ये यूपीएससी प्रीलिम्स को, तो आप अपना प्रिपरेशन 2020 का अनअकैडमी के साथ कर सकते हो कि उनकी स्ट्रैटेजीज क्या है, आप उनका गाइडेंस ले सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइडेंस इस वक्त, जो कि 30 दिन, सिर्फ 1 महीना ही बाकी है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को। तो कैसे आपके एग्जाम के थ्रू आपका ओपिनियन कैसा होना चाहिए, आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका स्टडी कैसा होना चाहिए, आपका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, ये सब आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करेगा सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पर। तो आपका प्रिपरेशन आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हो, और आपको अगर एक सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का, तो आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाते हैं माय फ्रेंड्स। तो कौन से ऐसे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं? लर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं, कहीं जाने की आपको कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं होती, और अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा सबका, और टॉप एजुकेटर्स इंडिया को उनसे सीखने को आपको मिल सकता है, उनके स्ट्रैटेजीज आपको सीखने को मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम्स क्रैक करने के। और एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस भी आपको मिल जाएगा एक सब्सक्रिप्शन पर, और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे इस सेशन में, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सकता है प्रीलिम्स और मेन एग्जामिनेशन में। और लाइव टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक सब्सक्रिप्शन पर अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है लाइव टेस्ट सीरीज, और स्टडी मटेरियल एज पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। कई नोट्स लिखने की या उसे संभालने की कोई जरूरत नहीं, आप लैपटॉप खोलो या अपना मोबाइल खोलो, और आप वहाँ से प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं ना। आंसर राइटिंग सेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हो, सिर्फ यूपीएससी सीएससी का ही नहीं, अगर कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देते हो, तो आंसर राइटिंग सेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी आंसर राइटिंग आपके मार्क्स को डिपेंड करता है, आपके मार्क्स को शो करता है, आपकी प्रोफाइल को शो करता है, आप कैसा रिप्रेजेंटेशन करते हैं आंसर का आपने, और कैसे पॉइंट वाइज आप लिखते हैं, और कितने टाइम को आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कितने टाइम क्वेश्चंस को देते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर राइटिंग सेशंस भी आपको एक सब्सक्रिप्शन पर अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है, और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी भरपूर मिल जाएगा आपको। तो 100% सिलेबस कवरेज आपको मिल जाएगा, परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको मिल जाएगा, सेक्शनल क्विजेस आपको मिल जाएंगे, और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको अनअकैडमी करके देंगे। आपको यूपीएससी प्रिपरेशन से लेकर और इंटरव्यू प्रिपरेशन सब जितना भी आपको जरूरत होगी, सब आपको एक सब्सक्रिप्शन पर अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है माय फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। इस अपॉर्चुनिटीज को छोड़ो मत। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज, इतने सारे पॉइंट्स को आपको सेटिस्फाई नहीं करती। और ये बैचेस जो कि 7 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं, जो कि 3 मेन लैंग्वेजेस में ये बैचेस मिलेंगे आपको, जो कि बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, और हिंदी जीएस बैच कोर्स है। हिंदी वर्जन में आपको सीखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। और एक्सपीडिशन यूपीएससी सीएससी 2021 इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है। तो 3 मेन लैंग्वेजेस में ये आपको सीखने को मिलेगा। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, 7 सितंबर से ये बैचेस शुरू होने जा रहे हैं माय फ्रेंड्स। तो अगर आप इन कोर्सेज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, इन बैचेस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो आप हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें। हमारे प्रोमो कोड का नाम है सिंपल YT,
अगर आप ये प्रोमो कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि 24 मंथ्स पर अगर आप 64,000 पे कर रहे हैं माय फ्रेंड्स, तो अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। मीन्स 57,600 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो जल्द से जल्द यूज़ करिए हमारा प्रोमो कोड। हमारा प्रोमो कोड का नाम है सिंपल YT। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है प्रोमो कोड यूज़ करने में तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम आपको एज ए गाइडेंस बोलेंगे कि कैसे आपको प्रोमो कोड यूज़ करना है और कैसे आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ पाना है इस सब्सक्रिप्शन पर, है ना माय फ्रेंड। तो नाउ T20 डेली करंट अफेयर्स वो भी टेस्ट सीरीज वो भी फ्री में आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें रोज 7:30 बजे शाम को 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स 40 मार्क्स के लिए और आपको टेस्ट एनालिसिस भी मिल जाएगा। नाउ अभी चलिए शुरू करते हैं हमारा पॉइंट्स इमरजेंसी प्रोविजंस। अब इस इमरजेंसी प्रोविजंस को सीखने से पहले माय फ्रेंड्स हम यूनिटरी इमरजेंसी क्या होता है ये समझ के लेंगे। तो क्या होता है यूनिटरी इमरजेंसी? तो हम डील कर रहे हैं पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बोला था कि कहाँ पाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में ये इमरजेंसी प्रोविजंस। तो ये इमरजेंसी प्रोविजंस पाई जाती है पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलकर देखोगे तो पार्ट 18 आप खोलकर देखोगे कि आपको इमरजेंसी प्रोविजंस वहाँ पर मिल जाएगा, है ना। तो हम डील कर रहे हैं पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ध्यान में रखिए, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, बेसिक्स पर क्वेश्चन आ जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में। यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है माय फ्रेंड्स। नाउ अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये यूनिटरी इमरजेंसी को पॉइंट्स को समझने के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक एग्जाम्पल से। ध्यान से सुनिए। अगर आपकी फैमिली में, तो अगर आपकी फैमिली है तो उसमें सब डिसीजन लेते हैं। आपके मम्मी डिसीजन लेते हैं, आपके पापा डिसीजन लेते हैं, आपकी बहन लेती है, आपके भाई लेते हैं, आपके ग्रैंडफादर्स लेते हैं, आपके ग्रैंड मदर लेते हैं और आप भी लेते हैं। सब डिसीजन लेते हैं आपकी फैमिली में। अगर भगवान ना करे अगर आपको आपकी फैमिली में इमरजेंसी आ गई, कुछ रीज़न से इमरजेंसी आ गई, तो सब तो नहीं डिसीजन ले सकते ना, सभी डिसीजन नहीं ले सकते। तो एक ही आदमी डिसीजन लेता है, जो कि वो आदमी है आपके घर का मेन सदस्य हो, बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य हो और बहुत ही बड़ा बुजुर्ग हो, वही आपके फैमिली में इमरजेंसी के वक्त डिसीजन ले सकते हैं। तो ऐसा ही है, अगर आपकी कंट्री इमरजेंसी फेस कर रही है या कोई भी रीजन से आपकी कंट्री इमरजेंसी फेस कर रही है, तो स्टेट्स और यूनियन में जो डिसीजन लेगा वो सिर्फ यूनियन डिसीजन ले सकता है माय फ्रेंड्स। तो ये इमरजेंसी, कौन सी इमरजेंसी की बात चल रही है माय फ्रेंड्स? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। अगर आपके कंट्री में अगर फ्लड्स आ गई या कोई भी चीज़ से इमरजेंसी आ गया तो वो अलग इमरजेंसी हो जाती है माय फ्रेंड्स। तो हम ये इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है माय फ्रेंड्स। हम इस पूरे लेक्चर्स में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को ही पॉइंट आउट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को ही डिस्क्राइब करेंगे, है ना। तो कौन सा हम इमरजेंसी ले रहे हैं माय फ्रेंड्स? तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। तो चलिए, तो अगर आपके फैमिली में तो कोई आदमी, एक ही आदमी डिसीजन ले सकता है, तो फिर यूनियन में अभी कंट्री में कोई भी इमरजेंसी अगर फेस करना पड़ रही है तो सिर्फ यूनियन ही डिसीजन ले सकता है और यूनियन ही उसे सॉर्ट आउट कर सकता है। तो यही होता है यूनिटरी इमरजेंसी। अगर पार्ट 18, अब पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में तो है इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इस पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है इमरजेंसी प्रोविजंस के? ये इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर किस किस आर्टिकल्स को लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 डील्स विद द नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 डील्स विद द प्रेसिडेंट रूल। अब भूल कर भी इसे स्टेट इमरजेंसी मत बोलना, मैं पहले बोल रहा हूँ कि आर्टिकल 356 डील्स ओनली विद द प्रेसिडेंट रूल। आप भूल कर भी इसे स्टेट इमरजेंसी मत बोलना। और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर ये आर्टिकल्स आते हैं, ये ध्यान में रखिए माय फ्रेंड्स। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आर्टिकल 352 दैट इज डील्स विद द नेशनल इमरजेंसी को डिस्कस करेंगे, है ना। तो नेशनल इमरजेंसी के एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है नेशनल इमरजेंसी, जिसमें प्रोक्लेमेशन क्या होता है, प्रेसिडेंट्स की सेटिस्फेक्शन क्या होती है और पार्लियामेंट्स के अप्रूवल क्या होती है और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, और लास्ट देखेंगे हम जुडिशियल रिव्यू क्या होता है इसके ऊपर, है ना माय फ्रेंड्स। तो हम आर्टिकल 352 डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, नेशनल इमरजेंसी को। तो हम चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 352 दैट इज नेशनल इमरजेंसी। अब इस आर्टिकल 352 के तहत बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है, एक लाइन लिखी गई आर्टिकल 352 दैट इज नेशनल इमरजेंसी में, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड व्हेन देयर इज अ ग्रेव हर्ट और ग्रेव थ्रेट टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस और वार यहाँ पर रह चुका है। तो एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस और वार, है ना माय फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये नेशनल इमरजेंसी में ये आर्टिकल्स में एक लाइन लिखी हुई है ना। अब यहाँ से तो हमें समझ में आ रहा है, ये तो प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, मगर प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन है ना। तो मुझे समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है यहाँ से। तो अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होगा तभी नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है नेशन पर, उसकी मर्जी, प्रेसिडेंट की मर्जी होगी तभी नेशनल इमरजेंसी इम्पोज लग सकती है, अदरवाइज नहीं। तो इस पॉइंट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, इस
कन्फ्यूजन को सॉर्ट आउट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि ये प्रेसिडेंट का पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये बात ध्यान में रखिए, ये प्रेसिडेंट का पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है। अगर प्रेसिडेंट का पर्सनल सेटिस्फेक्शन होगा तो नेशनल इमरजेंसी इंपोज नहीं हो सकती। ये द कैबिनेट इज बाइंडिंग ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑन द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि कैबिनेट का अप्रूवल आपको मिल जाता है प्रेसिडेंट जी को, तभी प्रेसिडेंट जी आप इमरजेंसी लगवा सकते हैं नेशन पर और कंट्री पर, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि ये प्रेसिडेंट का पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है ना। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर समझ लो फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान ने हम पर अटैक कर लिया तो हम नेशनल इमरजेंसी कब लगवा सकते हैं? अगर पाकिस्तान ने हम पर अटैक कर लिया तो अगर हम अटैक के पहले नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं या अटैक के बाद में नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है भाई। तो अगर इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड एंड कैबिनेट अप्रूवल आपको मिल गया, पार्लियामेंट अप्रूवल आपको मिल गया, तभी आप नेशनल इमरजेंसी कभी भी लगवा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आपको अटैक के पहले ही लगाना है या अटैक के बाद में लगाना है, आपको कहीं भी लगा सकते हो। अगर प्रेसिडेंट जी सेटिस्फाई होते हैं कैबिनेट के डिसीजन के बाद, तभी आपको नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं आपकी कंट्री में। समझ में आ गया आर्टिकल 352 क्या कहता है? इन शॉर्ट मैंने आपको आर्टिकल 352 समझा दिया, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी क्या होती है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके अगर प्रेसिडेंट जी अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो पार्लियामेंट को प्रोक्लेमेशन देंगे कि आई अनाउंस द नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया ऑन इट्स पार्ट ऑफ इंडिया। ये प्रोक्लेमेशन जाहिर करेंगे अगर प्रेसिडेंट जी सेटिस्फाई हो जाते हैं, है ना। तो फिर प्रेसिडेंट तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव है, ये हमें पता है, हमने फेडरल सिस्टम में देखा कि प्रेसिडेंट तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव है भाई। देन एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये भी हमने देखा फेडरल सिस्टम में कैसे एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर होता है ना। तो प्रेसिडेंट तो एग्जीक्यूटिव, यहाँ से हमको समझ में आ रहा है। तो अगर आपको नेशनल इमरजेंसी लगवानी हो कंट्री में तो आपको क्या लगेगा? पार्लियामेंट का अप्रूवल लगेगा। आपको जब पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल जाता है तभी आप नेशनल इमरजेंसी लगवा सकते हो, इंपोज कर सकते हो नेशंस पर। फिर आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल कैसे मिलेगा? अगर प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन दे दिया, फिर पार्लियामेंट का अप्रूवल, पार्लियामेंट अप्रूवल कैसे देंगे? दैट इज 2/3 वोट करेगा पार्लियामेंट प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेगा पार्लियामेंट। ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 अगर पार्लियामेंट को मिल गया तो पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल गया, तभी प्रेसिडेंट जी आप इंपोज कर सकते हो नेशनल इमरजेंसी, अदरवाइज नहीं, है ना। तो अगर आपको विद इन 30 डेज पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल जाएगा तो अभी आप इमरजेंसी प्रोविजंस कर सकते हो, इमरजेंसी इंपोज कर सकते हो नेशन पर। अगर बिफोर द 30 डेज आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर आपको नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं कंट्री पर, है ना। अगर आपको नेशनल इमरजेंसी इंपोज करनी है कंट्री पर और उसको एक्सटेंड करना है आगे, अगर आपको नेशनल इमरजेंसी को एक्सटेंड करना है आगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से आपको वही स्टेप दोहराना पड़ेगी, पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट फिर 2/3 वोट करेगा प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेगा, और ये सब मिल गया पार्लियामेंट को। फिर पार्लियामेंट ने अगर अप्रूवल दे दिया तभी आप नेक्स्ट 6 मंथ के लिए नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं इंडिया पर। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आप नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं इंडिया पर। फिर आप ये स्टेप बाय स्टेप 6 मंथ्स के ये सब स्टेप बाय स्टेप लेकर नेशनल इमरजेंसी कब तक इंपोज कर सकते हो? इसका कोई पीरियड तो होगा ना। तो आप कब तक इंपोज कर सकते हो? नहीं, इसका कोई पीरियड नहीं माय फ्रेंड। इसे इनडिफाइनाइट आप क्या कर सकते हो? इंपोज कर सकते हो इस नेशनल इमरजेंसी को। समझ में आ रहा है? आपको फिर 6 मंथ्स के बाद अगर एक्सटेंड करना हो तो फिर पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट फिर 2/3 वोट करेंगी प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेंगी। अगर ये पार्लियामेंट को मिल जाता है और पार्लियामेंट अप्रूवल दे देता है तभी आप नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हो कंट्री पर। समझ में आ रहा है क्या होता है प्रोक्लेमेशन, क्या होता है पार्लियामेंट का अप्रूवल, और कैसे आप इंडिफिनाइट पीरियड के लिए नेशनल इमरजेंसी को इंपोज करते हो? समझ गए आप? आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा इस इमरजेंसी प्रोविजंस में तो आप ज़रूर कमेंट में कीजिए, हम अगले वीडियो में उसे सॉर्ट आउट करने की 101% पूरी कोशिश करेंगे, है ना। मैं फ्रेंड्स, कोई भी आपको कन्फ्यूजन होता तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है आपको, तो वहाँ पर आपको PPTs, PDF, हैंड रिटन नोट सब कुछ मिल जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। और आपको प्रिपरेशन से रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम होगा, कन्फ्यूजन होगा, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना माय फ्रेंड्स। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए आगे चलते हैं। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ये 1978 का 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्यों हुआ, किसमें इसमें कौन से 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पॉइंट आउट किए गए? अगर मैं आपको समझाता हूँ, अगर जब इंदिरा गांधी सरकार थी, जब उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगवाई थी, है ना, जिसे डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है माय फ्रेंड ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें सब फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंडेड किया गया और सब कॉन्स्टिट्यूशन को, आर्टिकल्स को सब सस्पेंडेड किया गया, तो वो डार्केस्ट डेमोक्रेसी का पीरियड जिसे कहा जाता है। तो उसके बाद हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया 1978 को, उसे पॉइंट आउट करने के लिए। तो
हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत कहा कि प्रेसिडेंट जी आप प्रोक्लेमेशन कर सकते हो, आप नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन कर सकते हो, बट कब कर सकते हो, आपको अगर रिटन एडवाइस मिल जाती है पार्लियामेंट की तरफ से तभी आप प्रोक्लेमेशन कर सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ रिटन एडवाइस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर आपको प्रोक्लेमेशन थ्योरेटिकली मिल जाती है, पार्लियामेंट बोलता है कि मैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आपको दूंगा, आपको 2/3 वोट भी दूंगा और आप प्रोक्लेमेशन डायरेक्ट नेशनल इमरजेंसी लगवा दो, इम्पोज कर दो नेशन पर, तो ऐसा नहीं है। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1978 द्वारा हमने ये डिसाइड किया है कि पार्लियामेंट को रिटन एडवाइस देना पड़ेगी और प्रेसिडेंट को रिटन एडवाइस उनकी तरफ से लेना पड़ेगी, तभी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है ना, तभी नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट इम्पोज कर सकता है, अदरवाइज नहीं। आपको पार्लियामेंट की और रिटन एडवाइस लेनी पड़ेगी तभी आपको नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं ऑन द नेशन, समझ रहे हो। और दूसरा आर्म रिबेलियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में। ये आर्म रिबेलियन क्या होता है, तो आर्म रिबेलियन होता है इंटरनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स को आपको क्या करना है, सस्पेंडेड नहीं करना है, कोई भी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड नहीं होंगे, दैट्स आर्म रिबेलियन, इट इज ए रिलेटेड टू द इंटरनल इमरजेंसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। आपको आर्टिकल 20 किसी भी हालत में अगर कोई भी नेशनल इमरजेंसी लग जाती है या इंटरनल इमरजेंसी लग जाती है या एक्सटर्नल इमरजेंसी लग जाती है आपकी कंट्री पर, कोई भी रीजन से अगर आपको आपकी कंट्री पर इमरजेंसी लग जाती है तो आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। किसी भी हालत में आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। आप सस्पेंडेड नहीं कर सकते आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को। फंडामेंटल राइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, तो इसमें आप वायलेट नहीं कर सकते इस आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को इन द केस ऑफ इमरजेंसी, इन विच एवरी इमरजेंसी। अब कोई भी इमरजेंसी में आप नहीं कर सकते आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को सस्पेंड। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के थ्रू ये हमें बताए गए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप समझ कर लो इसे और नोट डाउन जरूर कीजिए। और हमने अगर देखा तो नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, यूनिटरी इमरजेंसी क्या होती है और प्रोक्लेमेशन कैसे देते हैं प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन कैसा होता है, कैबिनेट के इज बाइंडिंग ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सब देखा हमने, है ना। तो इस नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट क्या होते हैं कंट्री पर, कैसे इफेक्ट, इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, कैसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट होते हैं नेशनल इमरजेंसी के, तो वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे माय फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इफेक्ट, पहला इफेक्ट है सेवन शेड्यूल, दैट इज स्टेट लिस्ट। अगर आपकी कंट्री पर नेशनल इमरजेंसी इंपोज हो जाती है तो स्टेट्स का कोई अधिकार नहीं होता, है ना। तो आर्टिकल 355 से हमने ये क्लियर कर दिया, फाउंडिंग फादर्स ने तो क्लियर कर दिया आर्टिकल 355 से, है ना। तो ये क्या होता है कि 7 शेड्यूल से आपके स्टेट्स लिस्ट, जो कि आपके जितने भी आर्टिकल्स, जितने भी लॉज आपने स्टेट्स के लिए बनाए हैं, वो सब कहाँ चले जाते हैं, यूनियन की तरफ चले जाते हैं। तो स्टेट्स की यहाँ पर एक भी नहीं चलती नेशनल इमरजेंसी में। इमरजेंसी के दौरान स्टेट्स कोई भी अधिकार नहीं ले सकता, सब अधिकार लेता है यूनियन, है ना। जो कि जितने भी लॉज, जितने भी आर्टिकल स्टेट के लिए हमने बनाए हैं तो वो सब यूनियन के हाथों में चले जाते हैं, सब यूनियन हैंडल करता है ना। दैट्स कॉल्ड, ये इफेक्ट होता है पहला इफेक्ट इमरजेंसी का। और फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड, आर्टिकल 358 के तहत ये कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स 19 अबाइड हो सकते हैं, वायलेट हो सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी में, बट इन केस ऑफ इंटरनल इमरजेंसी, अगर इंटरनल इमरजेंसी आ जाती है आपके कंट्री में कोई भी रीजन से, तो आप आर्टिकल 19 को हाथ तक नहीं लगा सकते, आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड आर्टिकल 19 इन केस ऑफ इंटरनल इमरजेंसी। ये ध्यान में रखिए, अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी लग जाती है तो आपको प्रोक्लेमेशन देखना पड़ेगा प्रेसिडेंट का, तो कहाँ पर आपकी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है, कौन से फंडामेंटल राइट्स को आपको यहाँ पर सस्पेंड किया गया है, वो प्रोक्लेमेशन आपको देखना पड़ेगा एक्सटर्नल इमरजेंसी में, आइदर इंटरनल इमरजेंसी में। बट इन केस ऑफ इंटरनल इमरजेंसी आप आर्टिकल 19 दैट इज फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल 19 है, दैट इज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड एवरीथिंग, उसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन ए केस ऑफ इंटरनल इमरजेंसी। ये इफेक्ट हो जाता है तो नेशनल इमरजेंसी का। और फाइनेंशियल पावर्स एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स, ये जो मेन चीज़ है, जो फाइनेंशियल पावर्स एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स, ये स्टेट्स के लिए, अगर ये सब यूनियंस के हाथों में चले जाते हैं, आपको मालूम है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अब फाइनेंशियल पावर्स और एग्जीक्यूटिव पावर्स सब यूनियन के हाथ में चले जाते हैं, तो फिर प्रेसिडेंट जी इसे क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं फाइनेंशियल पावर्स को और एग्जीक्यूटिव पावर को, फिर यूनियन के लिए रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर स्टेट्स के लिए रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो ये इफेक्ट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट इफेक्ट, आप जरूर इस पर क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और मेंस एग्जामिनेशन में, तो जरूर इसे पॉइंट आउट करिए कि 7 शेड्यूल स्टेट लिस्ट में होता है, फंडामेंटल सस्पेंड हो जाते हैं, है ना। और फाइनेंशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर सब यूनियन करता है, यूनियन के हाथों में चले जाते हैं। जब आइदर इन अदर वर्ड्स जितने भी आर्टिकल्स और जितने भी लॉज हमने बनाए स्टेट्स के लिए, वो सब यूनियन क्या करता है,
हैंडल करता है। तो ये इफेक्ट होते हैं इमरजेंसी के, नेशनल इमरजेंसी की, जिसमें एक भी नहीं चलती स्टेट की अंडर द आर्टिकल 355 के तहत, है ना। नो, तो आपको समझ में आ गया क्या? फिर आपको 6 मंथ्स के बाद में एक्सटेंड करते आ सकती है नेशनल इमरजेंसी। आपको और पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेना पड़ेगी, +2 बाई 3 वोट लेना पड़ेगा, ये समझ गए। बट आप लोकसभा, ये मेन चीज़ है, अगर आप लोकसभा को ओवर कर सकते हैं क्या इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, अगर आपके कंट्री में नेशनल इमरजेंसी आ गई, इम्पोज हो गई, तो आप लोकसभा को ओवर कर सकते हो, लोकसभा को खत्म कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, आप लोकसभा को खत्म नहीं कर सकते। आपको लोकसभा का पीरियड 1 ईयर ईच एक्सटेंड किया जाता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है माय फ्रेंड्स। अगर आपके कंट्री में नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है तो आप लोकसभा का पीरियड डायरेक्ट ओवर नहीं कर सकते, आपको 1 ईयर ईच एक्सटेंड की जाती है लोकसभा का पीरियड, है ना। जब तक कि आप इंडेफिनिट के लिए अगर इम्पोज हो जाती है नेशनल इमरजेंसी तो आप 1 ईयर ईच एक्सटेंड कर देते हैं लोकसभा का पीरियड, तो ये ध्यान में रखना ना। फिर आगे हमारा जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू क्या कहता है? अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि जब इंदिरा गांधी सरकार के वक्त जो नेशनल इमरजेंसी लग गई थी कंट्री पर, तो नेशनल इमरजेंसी अब लग सकती है क्या? वो दोहरा सकती है कि नेशनल इमरजेंसी कोई भी सरकार? तो ऐसा नहीं है। जब इसे पॉइंट आउट करने के लिए, इसे सॉर्ट आउट करने के लिए मिनर्वा मिल्स केस 1980 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि एवरीथिंग इज अंडर ए जुडिशियल रिव्यू। जो भी होगा अपने नेशनल इमरजेंसी का, जितनी भी चीज़ें होंगी अपने नेशनल इमरजेंसी के, कब इंपोज करना है और कब हटवाना है, ये सब जुडिशियल रिव्यू के अंडर होगा। ये ध्यान में रखिए, ये मिनर्वा मिल्स केस 1980 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया था। और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा और एक थर्ड चीज़ और एक तीसरी चीज़ पॉइंट आउट की गई कि अगर, सुनिए ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 1/10 लोकसभा के मेंबर्स अगर प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखते हैं कि हमें क्या करना है, नेशनल इमरजेंसी को हटवाना है, हाँ, इसके रिलेटेड अगर चिट्ठी लिखते हैं प्रेसिडेंट को, तो इससे सिर्फ सिंपल मेजोरिटी लगती है। 1/10 लोकसभा के मेंबर को सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। अगर उन्हें सिंपल मेजोरिटी मिल जाती है, समझ गए, अगर उन्हें सिंपल मेजोरिटी मिल जाती है तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी हटवा सकते हैं। खुशखबरी, आपकी कंट्री से नेशनल इमरजेंसी हट गई। अगर लोकसभा के 1/10 मेंबर, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ध्यान से रखिए, ध्यान में देखिए, कंसंट्रेट करिए इस पॉइंट पर। अगर लोकसभा के 1/10 मेंबर प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखते हैं कि हमें नेशनल इमरजेंसी कंट्री से हटवानी है, तो इसे सिर्फ सिंपल मेजोरिटी ही लगती है। अगर तुम्हें सिंपल मेजोरिटी मिल जाती है लोकसभा के मेंबर्स को, तो प्रेसिडेंट जी नेशनल इमरजेंसी हटवा सकते हैं। ये समझ में आ गया? तो ये तीसरी मेन चीज़ 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा पॉइंट आउट की गई। आई होप आपको समझ में आया होगा ये नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, ये इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं। तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो माय फ्रेंड्स, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, जरूर लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना ना भूलिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है वैसे सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी, वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अनअकैडमी के कोर्सेज को, और हमारा प्रोमो कोड सिंपल YT, ये प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलिए, जिसकी वजह से आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो इसी के लिए हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।